रात के ठीक 2:30 बजे एक पिता अपने 3 बच्चों के कमरे में दौड़ता है और जो देखता है वो उसके होश उड़ा देता है। तीनों बच्चे बेड पर बिल्कुल एक जैसी एकदम सीधी पोजीशन में लेटे हैं, इतने करीने से जैसे किसी ने नाप तोलकर उन्हें लिटाया हो। कुछ घंटे बाद जब पुलिस उनकी मां को बताती है कि तीनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो मां न रोती है न चीखती है, वो सिर्फ 4 शब्द बोलती है, क्यों, क्या हुआ। और यही 4 शब्द आगे चलकर इस पूरे केस को सुलझाने की सबसे बड़ी कड़ी बन जाते हैं। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और असली गुनहगार तक पुलिस कैसे पहुंची, यह सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस केस का हर मोड़ आपको हिला देगा। नमस्कार दोस्तों, गुनाह गवाह में आपका स्वागत है, जहां हम असली अपराधों की तह तक जाते हैं बिना किसी लाग लपेट के। अगर आप ऐसी सच्ची सिरा देने वाली इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आज की कहानी अब तक की सबसे परेशान करने वाली कहानियों में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक इलाका है अमीनपुर, और यहीं बसी है राघवेंद्र कॉलोनी। मजदूर तबके की यह बस्ती दिखने में बिल्कुल आम है। छोटे छोटे घर, दिन भर की मेहनत के बाद रात में गहरी नींद। करीब 3 साल पहले रंगारेड्डी जिले के मेडकपल्ली गांव से एक परिवार यहां आकर बसा था। घर के मुखिया का पूरा नाम था आवुरी चिंतला चेन्नैया। उम्र करीब 50 साल, पेशे से पानी के टैंकर ड्राइवर। इस वीडियो में आगे हम उन्हें सिर्फ चेन्नैया कहकर बुलाएंगे। बरसों पहले उनकी पत्नी की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। तब रिश्तेदारों ने उनके लिए दूसरा रिश्ता तय किया, एक किशोरी लड़की, नाम रजीता, जिसे घर में सब लवण्या बुलाते थे। शादी के वक्त लवण्या सिर्फ 12वीं में पढ़ रही थी और चेन्नैया की उम्र उससे लगभग 20 साल ज्यादा थी। लवण्या ने पहले इस शादी से मुंह मोड़ा था, लेकिन घर वालों की जिद के आगे उसे राजी होना पड़ा। वक्त गुजरा, घर में 3 बच्चों की किलकारियां गूंजी। सबसे बड़ा बेटा साईं कृष्णा, जो 2025 तक 12 साल का हो चुका था। बीच वाली बेटी मधुप्रिया 10 साल की, और सबसे छोटा बेटा गौतम महज 8 साल का। लवण्या घर संभालने के साथ साथ पास के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाती भी थी। यानी बाहर से देखने पर वह एक जिम्मेदार माँ, एक कामकाजी औरत, एक आम गृहस्थी की तस्वीर थी। सुबह वह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती, फिर खुद पढ़ाने के लिए निकल जाती, और शाम को चेन्नैया की गाड़ी की आवाज सुनते ही तीनों बच्चे दौड़कर गेट तक पहुंच जाते। पड़ोसियों की नज़र में यह परिवार बिल्कुल सामान्य था। ना कोई शोर, ना कोई झगड़ा, ना कोई शिकायत। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इस मामूली से घर के भीतर क्या सुलग रहा था। 27 मार्च 2025 की शाम बाकी दिनों के जैसी ही थी। रात करीब 9 बजे पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। चेन्नैया दाल चावल खाते हैं, जबकि लवण्या और तीनों बच्चे दही चावल खाते हैं। खाना खत्म होने के ठीक 1 घंटे बाद रात 10 बजे चेन्नैया के मोबाइल पर उनकी कंपनी से एक अर्जेंट कॉल आती है। चंदा नगर की एक सोसाइटी को उसी वक्त पानी सप्लाई करने जाना था। चेन्नैया बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ लवण्या और उसके 3 सोते जागते बच्चे बसते हैं। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। कॉलोनी के बाकी घरों को इस बात की भनक भी नहीं थी कि इस बंद दरवाजे के पीछे अगले कुछ घंटों में क्या घटित होने वाला है। रात के करीब 11 बजे चेन्नैया अपनी ड्यूटी पूरी करके लौटता है। लवण्या दरवाजा खोलती है। बिल्कुल आम दिनों की तरह तीनों बच्चे बेड पर सोए हुए मिलते हैं। चेन्नैया पत्नी से कुछ देर बात करके थक कर सो जाता है। उन्हें जरा भी शक नहीं होता कि जिन्हें वो नींद में समझ रहा है, उनमें से किसी की सांस अब नहीं चल रही थी। करीब 3.5 घंटे बाद रात के 2:30 बजे राघवेंद्र कॉलोनी की खामोशी एक दर्दनाक चीख से टूट जाती है। नींद से जागे पड़ोसी हड़बड़ाकर बाहर आते हैं और भागते हुए चेन्नैया के घर तक पहुंचते हैं। वहां चेन्नैया दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, मेरी पत्नी को बचा लो, इसे अस्पताल ले चलो, वरना यह तड़प तड़प कर मर जाएगी। अंदर जाकर पड़ोसी देखते हैं कि लवण्या पेट पकड़कर जमीन पर लौट रही है, दर्द से कराह रही है। एक पड़ोसी बिना पल गवाए अपनी गाड़ी निकालने दौड़ता है। इस अफरा तफरी के बीच चेन्नैया का ध्यान अचानक
बच्चों के कमरे की तरफ जाता है। इतना शोर, इतनी चीख पुकार, और फिर भी तीनों बच्चों में से एक भी बाहर नहीं आया। चन्हैया घबरा कर कमरे में दौड़ता है। तीनों बच्चे बेड पर एक ही सीधी अवस्था में लेटे मिलते हैं, बिल्कुल करीने से, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी सफाई से लिटाया हो। पास जाकर देखने पर उनके चेहरे पर सूजन नजर आती है, आंखें आधी खुली हुई थी। पड़ोसी दौड़ कर आते हैं, बच्चों को हिलाते हैं, नाम पुकारते हैं, कोई हरकत नहीं होती। एक व्यक्ति हिम्मत करके नब्ज चेक करता है और भारी मन से सिर हिला देता है। साईं, कृष्णा, मधुप्रिया और गौतम तीनों मासूम अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में मौजूद लोग असमंजस में पड़ जाते हैं। आखिर फैसला होता है कि पहले लावण्य को अस्पताल पहुंचाया जाए, क्योंकि वह होश में थी। चन्हैया अपनी पत्नी को लेकर पास के एक प्राइवेट अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में पहुंचते हैं, जबकि पीछे घर में 3 मासूम शव पड़े रह जाते हैं, जिन्हें अब अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं बचाता। जैसे ही अस्पताल को पता चलता है कि मरीज के घर में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, डॉक्टरों के मन में पहला अंदेशा आता है, फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर तुरंत घर से बचा हुआ खाना मंगाते हैं ताकि सैंपल लैब भेजी जा सके, और साथ ही लावण्या का इलाज भी शुरू कर देते हैं। यहीं कहानी में पहला अजीब मोड़ आता है। कुछ ही देर के इलाज में लावण्या का दर्द अचानक कम होने लगता है। उसकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स, सारे मेडिकल टेस्ट एक एक करके पूरी तरह नॉर्मल आने लगते हैं। शरीर में जहर का कोई सुराग तक नहीं मिलता। डॉक्टर राहत की सांस लेते हैं कि कम से कम मां की जान बच गई। जब लावण्या की हालत स्थिर हो जाती है, पुलिस अधिकारी उसका बयान लेने अस्पताल पहुंचते हैं। लावण्या बड़े सहज ढंग से बताती है कि शायद रात का दही चावल खाकर सब बीमार पड़ गए थे। शुरुआती बातचीत के बाद पुलिस अधिकारी उसे वह खबर सुनाते हैं जो शायद दुनिया की किसी भी मां को भीतर तक तोड़ देती। आपके तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद थी कि यह सुनकर लावण्या चीख पड़ेगी, रोएगी या सदमे से बेहोश हो जाएगी, लेकिन इसके बिल्कुल उलट उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, ना आंसू, ना घबराहट। वह बस इतना पूछती है, क्यों, क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन में एक बात हमेशा देखी जाती है, जब किसी की प्रतिक्रिया उस पल की भयावहता से मेल नहीं खाती तो अनुभवी अफसरों के कान खड़े हो जाते हैं। सदमा हर किसी में अलग तरह से दिखता है, इसलिए सिर्फ ठंडे रिएक्शन के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब यही चुप्पी बाकी सबूतों से मिलकर एक पैटर्न बनाने लगे तो पुलिस के लिए अनदेखा करने लायक संकेत नहीं रह जाता। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस अधिकारियों के मन में शक का पहला बीज बोया जा चुका था। हालांकि उस वक्त वे किसी नतीजे पर पहुंचने की जगह इसे बड़े सदमे का असर मानकर आगे की जांच में जुट जाते हैं। असली सच अभी सामने आना बाकी था, और वह सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपा था। दोस्तों, अपनों की मौत पर ऐसा सुन बेपरवाह चेहरा टीवी और क्राइम फाइलों में कोई पहली बार सामने नहीं आया। अगर आपने हमारा वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो कोल्हापुर की गावित सिस्टर रेणुका शिंदे और सीमा गावित के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही खौफनाक ठंडापन देखने को मिला था। दोनों सगी बहनों को 13 मासूम बच्चों के अपहरण और कम से कम 5 बच्चों की बेरहमी से हत्या का दोषी पाया गया था। हालांकि जांच अधिकारियों को शक था कि असली आंकड़ा 40 से भी ज्यादा हो सकता है। उस केस में भी दोनों बहनों के चेहरे पर ना कभी पछतावा दिखा, ना कोई घबराहट, बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा जैसा यहां लावण्या के चेहरे पर दिखा। उस पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाले केस की पूरी कहानी आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अभी वापस चलते हैं संगारेड्डी केस पर, क्योंकि असली मोड़ अभी आना बाकी था। बच्चों के शव जांच के लिए हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल भेजे जाते हैं। साथ ही घर से लिए गए खाने के सैंपल की लैब रिपोर्ट भी आ जाती है, और यह रिपोर्ट पुलिस को हैरान कर देती है। दही, चावल और दाल में किसी भी तरह का जहर, केमिकल या हानिकारक बैक्टीरिया नहीं मिलता। खाना पूरी तरह सुरक्षित था। तो फिर तीनों बच्चों की जान कैसे गई? इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था। रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि तीनों बच्चों के चेहरे और नाक के आसपास ऐसी सूजन थी जो जहर से नहीं बल्कि सांस रुकने यानी दम घुटने से आती है। पेट में मिले भोजन में जहर का एक कण भी नहीं था। सबसे अहम बात, बच्चों की आंखों की महीन नसें फटी हुई मिली, जो सिर्फ तब होता है जब शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक पूरी तरह रोक दी जाए।
फेफड़े सामान्य से कहीं ज्यादा भारी और गहरे रंग के पाए गए। फोरेंसिक डॉक्टरों ने रिपोर्ट में साफ लिखा, मौत की वजह जहर नहीं बल्कि मुंह और नाक दबाकर दम घोटना था। फूड पॉइजनिंग की कहानी पूरी तरह झूठी साबित हो चुकी थी। अब सवाल एक ही था, बंद दरवाजों के पीछे इतनी बेरहमी से आखिर किसने इन 3 मासूमों की सांसें रोक ली? पुलिस के सामने अब सिर्फ 2 नाम थे, पति चेन्नैया या पत्नी लावण्या। सबसे पहले पुलिस चेन्नैया की टाइमलाइन की पड़ताल करती है। कंपनी के कॉल रिकॉर्ड्स, गाड़ी का जीपीएस डेटा, इलाके के सीसीटीवी फुटेज और हर सबूत उनके बयान से सटीक मैच करता है। रात 10 बजे से 11 बजे तक वे सच में ड्यूटी पर मौजूद थे। चेन्नैया इस शक से पूरी तरह बाहर आ जाते हैं। अब पूरी जांच का रुख लावण्या की तरफ मुड़ जाता है। जब पुलिस अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर उसके सामने पहुंचते हैं और सीधा सवाल पूछते हैं तो लावण्या घबरा जाती है। वह बार बार अपनी कहानी बदलने लगती है। पहले कहती है घर में कोई अजनबी घुस आया था, फिर कहती है उसे कुछ याद नहीं। यहीं साइबर सेल एक निर्णायक सबूत लेकर आती है, लावण्या के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड। जांच में पता चलता है कि पिछले कई महीने से लावण्या एक ही नंबर पर लगभग रोजाना दिन में कई बार बात करती थी और 27 मार्च की उस रात भी बच्चों की मौत से कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद उस नंबर पर लंबी बातचीत दर्ज थी। जब पुलिस वह नंबर स्क्रीन पर दिखाकर लावण्या से पूछती है कि यह नंबर किसका है तो उसकी जुबान बंद हो जाती है। महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में जब पूछताछ और सख्त होती है तो आखिरकार लावण्या टूट जाती है। रोते रोते वो एक ऐसे सच का खुलासा करती है जिसने वहां मौजूद अनुभवी पुलिस अफसरों को भी भीतर तक हिला दिया था। कहानी की जड़ें कई महीने पीछे एक स्कूल रीयूनियन तक जाती हैं। 2024 के आखिर में लावण्या के 10वीं क्लास के पुराने साथियों का एक रीयूनियन आयोजित होता है। वहां सालों बाद उसकी मुलाकात होती है अपने पुराने क्लासमेट सूरू शिव कुमार से। स्कूल के दिनों में दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन तब लावण्या के परिवार ने उसकी शादी 20 साल बड़े चेन्नैया से करा दी थी और यह कहानी वहीं दफन हो गई थी। सालों बाद जब दोनों आमने सामने आए तो पुरानी चिंगारी फिर सुलग उठी। नंबर एक्सचेंज हुए और उसके बाद रोजाना कॉल्स, चैट्स और वीडियो कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक कुछ ही महीनों में यह पुरानी दोस्ती एक अवैध रिश्ते में बदल गई। लावण्या, जो पहले से ही अपनी उम्र के बड़े फासले वाली शादी से नाखुश थी, अब पूरी तरह अपने घर परिवार से उकता चुकी थी। पुलिस के जांच के अनुसार लावण्या ने एक दिन सीधे शिव कुमार से कहा कि वे अपना घर छोड़कर उसके साथ रहना चाहती है। शिव कुमार, जो अब तक अविवाहित था, तैयार तो हो गया, लेकिन उसने एक बेहद डरावनी शर्त रख दी। वह लावण्या से शादी करेगा, बशर्ते वह अकेली और बच्चों के बिना हो, यानी या तो बच्चे या वह। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में लावण्या इतने बड़े फैसले के लिए तैयार नहीं थी। तलाक लेकर अलग होना उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन 3 बच्चों की कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना उसे नामुमकिन लगता था। जांच अधिकारियों के मुताबिक इन्हीं हफ्तों में लावण्या अपने मोबाइल पर घंटों अकेली बिताती, कभी शिव कुमार से बात करते हुए, कभी खोई हुई सी। धीरे धीरे शिव कुमार को पाने की जिद और अपनी शादी को लेकर बढ़ती नफरत इतनी हावी हो गई कि उसने वह रास्ता चुन लिया जिसकी कल्पना करना भी किसी के लिए मुश्किल है। जांच में यह भी सामने आया कि 27 मार्च की शाम करीब 6 बजे लावण्या ने शिव कुमार को बता दिया था कि वह उस रात यह काम कर देगी, और पुलिस के अनुसार शिव कुमार ने उसे रोकने के बजाय जल्द से जल्द इसे अंजाम देने के लिए उकसाया। पुलिस का यह भी कहना है कि इस पूरी साजिश के पीछे हफ्तों की मानसिक तैयारी थी, ना कि पल भर का जुनून, और यही बात इस केस को और ज्यादा भयावह बना देती है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक जैसे ही रात 10 बजे चेन्नैया ड्यूटी के लिए घर से निकले, लावण्या ने अंदर से मुख्य दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने अलमारी से एक मोटा तौलिया निकाला और बारी बारी अपने 3 सोते हुए बच्चों के पास गई। पहले सबसे बड़े बेटे साईं कृष्णा के पास, फिर मधुप्रिया के पास और आखिर में सबसे छोटे गौतम के पास। पुलिस के अनुसार उसने एक एक करके तीनों का दम घोट दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक यह कुछ ही मिनटों में हो गया। तीनों मासूमों को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि जिस गोद में वे खुद को सबसे महफूज समझते थे, वही उनके लिए आखिरी पल बन जाएगी। इसके बाद आरोप है कि उसने तीनों शवों को बेड पर बड़ी सफाई से सीधा लिटा दिया, जैसे सिर पे सो रहे हों, और तौलिया छुपा दिया।
फिर वह अपने कमरे में जाकर पति के लौटने का इंतजार करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात 11 बजे जब चनैया लौटे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं हुआ और तड़के 2:30 बजे पेट दर्द का नाटक रचकर उसने पूरे मोहल्ले को गुमराह करने की कोशिश की। कबूलनामे के बाद अमीनपुर पुलिस बिना देर किए शिव कुमार को भी हिरासत में ले लेती है। संगारेड्डी के पुलिस अधीक्षक पारितोष पंकज ने खुद प्रेस के सामने आकर इस केस को सुलझाने की पुष्टि की। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103 यानी हत्या और धारा 61 यानी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया। सबूत के तौर पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोरेंसिक से रिकवर की गई चैट्स कॉल, डिटेल रिकॉर्ड्स, दोनों आरोपियों के बयान और क्राइम सीन से मिला तौलिया अदालत में पेश किया। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक यह मामला अब भी संगारेड्डी की सेशन कोर्ट में विचाराधीन है और मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं बार बार खारिज कर दी है। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। कानून अपनी रफ्तार से अपना काम कर रहा है और इस चैनल का मकसद सिर्फ जांच में सामने आए तथ्यों को आप तक पहुंचाना है, किसी को अदालत से पहले दोषी ठहराना नहीं। जिस रात ये गिरफ्तारी की खबर राघवेंद्र कॉलोनी पहुंची, पूरा मोहल्ला सदमे में डूब गया। वही पड़ोसी जिन्होंने उस काली रात लवण्या को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी दौड़ाई थी, अब यह मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हीं के सामने रोज मुस्कुराने वाली वह औरत अपने बच्चों की कातिल निकलेगी। कुछ पड़ोसियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लवण्या को कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात करते तक नहीं सुना था। बच्चे भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ हंसते खेलते नजर आते थे। यही वह बात है जो इस केस को इतना डरावना बनाती है। असली खतरा अक्सर सबसे सामान्य दिखने वाले घरों के ही भीतर छुपा होता है और बाहर से झांककर उसे पहचानना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, यह एक चेतावनी है कि इंसानी रिश्तों में स्वार्थ और सनक किस हद तक जा सकते हैं। जिस बंधन को दुनिया के सबसे निस्वार्थ भावना कहा जाता है, वह भी अगर टूटे तो कितना कुछ तबाह कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां और अदालतों को और तेजी से काम करना चाहिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी ही सच्ची गहराई से की गई इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज के लिए गुनाह गवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन तक पहुंचाएं जो सतर्क और जागरूक रहना चाहते हैं। हम मिलते हैं एक नए केस, एक नए सच के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।